नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के यह पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण एवं सतत विकास, इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण बनने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो इसका एक का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी जीवीय घटक से पर्यावरण बनता है, भू आकृति के घटक से पर्यावरण बनता है, अजैव घटकों से पर्यावरण बनता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, इसका भी आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये तीनों फैक्टर क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद 3 नंबर देखिए, उसके बाद 3 नंबर, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। सरकार ने क्या आरंभ किया है? तो ए में क्या है? एग मार्क, बी में क्या है? इको मार्क, सी में क्या है? ISI मार्क और डी में क्या है? वाटर मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों को इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। समझे? अब देखिए, एग मार्क क्या है? एग मार्क कृषि संबंधी उत्पाद को दिया जाता है और यह मार्क 1937 से दिया जा रहा है। 1937 से एग मार्क दिया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में। और इसको 1986 में संशोधित किया गया था। इस नियम को 1986 में क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। उसके बाद सी में देखिए, सी में क्या है? ISI मार्क। ISI मार्क ये गुणवत्ता वाले वस्तुओं को दिया जाता है, गुणवत्ता के लिए दिया जाता है ये ISI मार्क। उसके बाद 4 नंबर देखिए, उसके बाद क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसको देखिए, एक में क्या है? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। हाँ, ये बात क्या है? सही है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 में देखिए, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाया जाता है। हाँ, ये भी क्या है? ये भी सही है, 2 भी सही है। 3 में देखिए, 3 में क्या है? वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। हाँ, ये भी सही है, तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इन चारों ओर अस्तित्व में है। हाँ, ये क्या है? सही है। उसके बाद बी में देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। उसके बाद सी नंबर देखिए, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है। पर्यावरण के संबंध में ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 6 अवस्थित है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे केन्या में है। 6 का आंसर सी हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, नॉर्वे केन्या। देखिए, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है?
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1972 में। यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। देखिए यूएनईपी का काम क्या है? यूएनईपी का काम क्या है? पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बनाए रखना इसका काम है। इसका काम क्या है यूएनईपी का? पर्यावरण के अनुकूल वातावरण को बनाए रखना। उसके बाद 7 नंबर देखिए, उसके बाद क्या है? 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है? अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, समझे? यानी कार्बन डाइऑक्साइड के चक्रण में कौन कौन जिम्मेदार है? श्वसन। श्वसन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज होता है। जैविक पदार्थ का क्षय, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ज्वालामुखी क्रिया, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 नंबर, इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे दिया जाता है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे दिया जाता है इको मार्क। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? आमतौर पर समाचार में आने वाली रियो 20 सम्मेलन क्या है? रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए हो जाएगा। 9 का आंसर ए हो जाएगा। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था, बी हो जाएगा इसका आंसर, 1986 में पारित हुआ था। और वन अधिनियम कब पारित हुआ था? वन अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। वन अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें देखिए उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। कौन कौन सा क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर सी हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा। सी 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 4 श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। परंतु प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या है? फुल फॉर्म बताना है। नेमा से आशय है। नेमा से आशय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। नेशनल इन्वायरमेंट असेसमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेशनल इन्वायरमेंट असेसमेंट मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 14 का आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। 15 का आंसर सी हो जाएगा। 1, 3, 4। 1 में क्या है, ज्वालामुखी क्रिया, पहले भी देख चुके हम लोग। 2 में क्या है, श्वसन। और 4 में क्या है, जैव पदार्थ का क्षय। इससे क्या, कार्बन चक्र बढ़ता है। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, समझे, 5 जून को मनाया जाता है। और यह पहली बार 1973 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में मनाया गया था। उस टाइम से रेगुलर हर साल मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1973 से। तो पूछेगा कि पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 में पहली बार मनाया गया था। उसके बाद आगे देखिए, ईपा का फुल फॉर्म बताना है। ईपा का फुल फॉर्म बताना है। ईपा का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 18 नंबर देखिए। 18 नंबर में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है। उसके बाद 19 नंबर देखिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किसका प्रतिशत सर्वाधिक है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78% है। नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन 21% है। और ऑर्गन कितना है, ऑर्गन 0.93% ऑर्गन है, समझे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2 कितना है, CO2 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे वायु। वायु एक है, वायु एक है, तो क्या है वायु, वायु मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। उसके बाद देखिए 21 नंबर, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, 21 नंबर में बताइए क्या होगा इसका आंसर। 21 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, WM एडम्स। WM एडम्स हरित विकास के लेखक हैं। हरित विकास के लेखक WM एडम्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितना मात्रा होता है, 78% होता है। कितना होता है, 22 का क्या हो जाएगा आंसर, 22 का आंसर डी हो जाएगा, 78% हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिए। 23 में क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। इसको एक ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, सड़क, क्योंकि सड़क प्राकृतिक नहीं है। बाकी वन जल खनिज क्या है, देश का प्राकृतिक पूंजी होता है, परंतु सड़क प्राकृतिक पूंजी नहीं है, समझे। अब 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर सी हो जाएगा। 24 का आंसर सी हो जाएगा, वायुमंडल में नहीं पाया जाता। बाकी हीलियम, आर्गन, नियॉन पाया जाता है, परंतु वायुमंडल में सर्वाधिक नोबेल गैस कौन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। आर्गन पाया जाता है, जिसका मात्रा कितना है वायुमंडल में, 0.93% है वायुमंडल में इसका मात्रा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद 25 नंबर देखिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, 25 का आंसर, 25 का सी हो जाएगा, सी, जल चक्र। यानी सौर विकिरण के माध्यम से जल का चक्र, पुनः चक्रण होता है। वेपोरेट है कि जल कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और पुनः बरसता है। उसके बाद देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर, 26 का क्या होगा, 26 का ए हो जाएगा, एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में। 26 का आंसर ए हो जाएगा, एम्स्टर्डम।
उसके बाद देखिए 27, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। नीरी अवस्थित है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी। नीरी कहाँ अवस्थित है? नागपुर में अवस्थित है। नागपुर में अवस्थित है। ये नीरी का 5 ब्रांच है। नीरी का 5 ब्रांच है। नीरी के अंतर्गत 5 ब्रांच आता है। ठीक है, नीरी के अंतर्गत 5 ब्रांच आता है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय समझिए, 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका नीरी का स्थापना 1969 में हुआ था। नीरी का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था नीरी का स्थापना। और नीरी का 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। नीरी का कितना? 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। एक है कर्नाटक में, एक पुदुचेरी में है, और एक ये कहाँ, केरल में है, और 2 है कहीं पे। उसके बाद आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? किसका कमी हो जाएगा? ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। किसका कमी हो जाएगा? ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए 28 के बाद 29 नंबर देखिए। 29 नंबर में क्या है? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? अत्यधिक चिंता क्यों है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर ए हो जाएगा। 29 का आंसर ए हो जाएगा। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। सूक्ष्म कणिकाएँ जो है समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। तो 30 का आंसर क्या हो? 30 का आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी संतुलित विकास के लिए और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ये क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए। सभी के लिए क्या है? हानिकारक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया देश में प्रारंभ किया गया था ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी इसमें क्या था कि पर्यावरण को संरक्षण करना था। और इसमें 17 से 24 वर्ष के युवाओं को 6 माह का ट्रेनिंग दिया जाता था। 6 माह का ट्रेनिंग दिया जाता था ये ग्रीन आर्मी के तहत। उसके बाद देखिए, ग्रीन आर्मी ये भारत में भी प्रचलित था, लेकिन इसका जो ग्रीन आर्मी का विचारधारा था वो माओवादी से प्रेरित था। क्या था? माओवादी से प्रेरित था। और इसका जो प्रमुख नेता था उसका लगभग 2014 में मतलब पुलिस के द्वारा मतलब इनकाउंटर कर दिया गया था, क्योंकि वो माओवादी का क्या था? लीडर था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 32 नंबर देखिए, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ये बिल्कुल ही भी मतलब आसान ही है। 32 का सी हो जाएगा। समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाली भूकंप से। ये हो गया। अब आगे देखिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं हम लोग। बारी बारी से जितने पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है सारे हम लोग देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, सामुद्रिक। ये तो काफ़ी इजी है, समुद्र है। पृथ्वी पर 71% पर तो समुद्र ही फैला है। उसके बाद देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर ए हो जाएगा। डाइटम हो जाएगा, क्रस्टेशियाई, उसके बाद हेरिंग हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। कौन किया था? 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर डी हो जाएगा। टॉन्सले ने किया था। किसने किया? टॉन्सले ने किया था। उसके बाद आगे देखिए 4 नंबर,
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। उसके बाद 5 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर डी हो जाएगा, अर्निज नेस ने प्रयोग किया था डीप इकोलॉजी शब्द का पहली बार। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। ये तो क्या है? सही है, ये सही है। उसके बाद 2 में क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहता है। ये भी सही है, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी सही है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करता है। ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन को थोड़ी मतलब ये उपभोग करता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 और 2 सही है, बाकी क्या है? गलत है। बाकी क्या है? 3 4 क्या है? गलत है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर इसमें क्या है? निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? जीवीय संघटक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 8 का आंसर ए हो जाएगा, वायु हो जाएगा। वायु क्या है? वायु के अंदर थोड़ी जीव है। जीवाणु में जीव होता है, वनस्पति में जीव होता है, जानवर में जीव होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में वायु में जीव नहीं होता है। उसके बाद देखिए 9 में क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? सही को चुनना है इसमें, कौन सही सुमेलित है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? इसमें सी, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, ये सही है। बाकी क्या है? ये सही है। बाकी क्या है? बाकी सारा क्या है? गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सिर्फ सही है, सी सही है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। पारस्परिक संबंध का अध्ययन है, तो किसके बीच पारस्परिक संबंध है? 10 का क्या होगा आंसर? 10 का आंसर ए हो जाएगा, जीव और वातावरण। उसके बाद देखिए 11 नंबर, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो ये तालाब में उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, बाकी सब में सीधा बनता है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में क्या है? 12 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, तो क्या है? विशाल पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। समुद्र पृथ्वी पर सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे जीव जंतु मौजूद हैं, परंतु हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और हम लोग उतना नहीं जानते जितना समुद्र के अंदर मौजूद है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक कौन है? हरे पौधे हैं उत्पादक घटक, हरे पौधे। उसके बाद देखिए 14 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर देखिए सी हो जाएगा। सी सही है। सी क्या है? सी सही है। जीव ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिनमें वे रहते हैं, ये सही है। बाकी क्या है? बाकी गलत है। उसके बाद 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव
जीव में उसका संभव अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित करता है। तो किस में करता है? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 16 नंबर, पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्याता है, यह किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का नारा है, समझे। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चिपको आंदोलन, जैसे देखिए चिपको आंदोलन 1973 में चला था। चिपको आंदोलन 1973 में चला था। कब चला था चिपको आंदोलन? 1973 में चला था। 1973 में चला था। कहाँ से शुरू हुआ था? यह उत्तराखंड के चमोली ज़िला से शुरू हुआ था। चमोली ज़िला से शुरू हुआ था। शुरू करने में 4 व्यक्ति का प्रमुख योगदान होता है। एक व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, इनको तो सब लोग जानते हैं, और दूसरे व्यक्ति कॉमरेड गोविंद सिंह थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? कॉमरेड गोविंद सिंह थे। और तीसरे व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट थे। तीसरे व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट थे। और इसमें और एक महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। जिनका नाम क्या था? गौरा देवी नाम था। ये चारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है चिपको आंदोलन में। देखिए यहाँ पे 1973 हो जाएगा, 72 नहीं, 1973 हो जाएगा। 1973 से चालू हुआ था। देखिए इसमें एक समय क्या होता है कि 1973 में आंदोलन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आंदोलन तीव्र होते जाता है। क्या होता है? तीव्र होते जाता है। तो एक रेनी गांव है। रेनी, कौन सा गांव? रेनी गांव। रेनी गांव था। इसमें 34,000 पेड़ काटना था। कितना पेड़? सॉरी 34 नहीं, 24,000 पेड़ काटना था। कितना पेड़ काटना था? 24,000 पेड़ को कटाई करना था। 24,000 पेड़ को कटाई करना था। ये कटाई किसके द्वारा करना था? वन विभाग और वहाँ के जो ठेकेदार थे, पेड़ वगैरह जो काटते थे, वो लोग के माध्यम से काटना था। परंतु जो ये गौरा देवी थी, गौरा देवी और इनके साथ 27 और महिलाओं ने अपने प्राण के बाजी लगाकर ये जो पेड़ कटाई कार्यक्रम चल रहा था, जो प्लान बना था, इसको विफल कर दिया। इसको विफल कर दिया। कौन कौन किए? गौरा देवी और इनके साथ और 27 महिला थी। अपने जान पे बाजी लगा के ये वाला जो घटना घट रहा था, इसको क्या कर दिया? विफल कर दिया, समझे। उसके बाद देखिए आगे, देखिए उसके बाद इसमें और देख लीजिए। इसमें जैसे कि देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। चिपको तो हो गया, इसका आंसर चिपको हो जाएगा ना, चिपको हो गया। उसके बाद देखिए एपीको आंदोलन क्या था? एपीको आंदोलन क्या था? एपीको आंदोलन को हम लोग देखते हैं। एपीको आंदोलन क्या था? एपीको आंदोलन ये दक्षिण भारत में चालू हुआ था। दक्षिण भारत में चालू हुआ था। यह उत्तर भारत के चिपको आंदोलन था। इसी तरह के वो एपीको आंदोलन था। यह खास करके कर्नाटक में चला था। कहाँ? कर्नाटक राज्य में चला था। और ये लगभग 1983 में चालू हुआ था आंदोलन। 1983 में चालू हुआ था आंदोलन, समझे। ये जो एपीको है ना, ये चिपको का कन्नड़ शब्द है। चिपको का ही कन्नड़ भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए, और ये जो एपीको आंदोलन था, ये लगभग 38 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 38 दिनों तक चला था। 38 दिनों तक चला था, समझे। 38 दिनों तक चला था। देखिए अब देखिए एपीको हो गया। एपीको आंदोलन दक्षिण भारत में, चिपको आंदोलन उत्तर भारत में चला था। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये बीच में चला था। कहाँ? बीचवा में चला था। जैसे बीच में कहने का मतलब क्या हो गया? यह आंदोलन 3 राज्यों में चला था। ये चला था मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में चला था यह आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसमें क्या था कि 3 राज्य में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, ये मतलब बांध बनाना था। 3000 जलाशय बनाना था, समझे। 3000 जलाशय परियोजना, जल परियोजना बनाना था। कितना? तीनों राज्यों में। कहाँ कहाँ? राजस्थान में और गुजरात में, और कहाँ? मध्य प्रदेश में। 3000 क्या बनाना था? जलाशय बनाना था। 3000 जलाशय बनाना था, समझे। और 3000 जलाशय के लिए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने, इसके लिए क्या किया? वर्ल्ड बैंक था वो 450 करोड़ लोन का घोषणा कर दिया था। 450 करोड़
लोन का घोषणा कर दिया था, लोन का घोषणा कर दिया था, समझे, लोन का घोषणा कर दिया था, जिसके तहत ये परियोजना से लगभग 2.27 हेक्टेयर 2.27 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था, 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना था, समझे। जहाँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र में पानी नहीं पहुँचता था उस क्षेत्र में पानी पहुँचाना था और वहाँ कृषि के दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा था। परंतु इसके पीछे तीनों राज्यों को मिलाकर लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो रहा था। 37,000 हेक्टेयर भूमि, कितना? 37,000 हेक्टेयर भूमि, 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो रहा था, जिसमें से 13,000 हेक्टेयर वन वाला क्षेत्र डूब रहा था। 13,000 हेक्टेयर वन वाला क्षेत्र डूब रहा था और लगभग 248 गांव खाली करवाना था। 248 गांव को खाली करवाना था। 248 गांव को खाली करवाना था और इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर लोग रह रहे थे। 1 लाख से ऊपर लोग रह रहे थे, समझे। और इसमें अधिकतर ये 248 गांव में अधिकतर लगभग 58% आदिवासी लोग थे। 58% क्या थे? 58% आदिवासी लोग थे, समझे, जिनको विस्थापित होना था। ये आंदोलन लगभग 1988-89 में एक शक्ल धारण कर लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक शक्ल धारण कर लिया और इस आंदोलन में लगभग सारे पढ़े लिखे शिक्षित हर वर्ग ने भाग लिया। इसको बोला जाता है कि एक और कहीं मतलब डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है तो एक तरफ कहीं विनाश का कार्य हो रहा है। डेवलपमेंट का कार्य जैसे कि कितना 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता, ठीक है, और कई मतलब प्रोजेक्ट था, इसके साथ साथ बिजली उत्पादन वगैरह ये सब भी करना था। परंतु देखिए यहाँ पे कि लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाता, जिसमें 13,000 हेक्टेयर भूमि पे क्या था? जंगल था और 248 गांव खाली करवाया जाता। 248 गांव खाली करवाया जाता, यानी 1 लाख से ज़्यादा आदमी को विस्थापित करना पड़ता, ठीक है। तो एक और विकास था और दूसरे ओर क्या था? विनाश था। इस कारण से आंदोलन क्या हो गया था? धीरे धीरे उग्र हो गया था। 1988-89 में इस आंदोलन ने एक शक्ल के रूप धारण कर लिया, समझे। 17 में देखिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर ए होगा, वनों को कटाई। उसके बाद 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर 18 का बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा, खेत। यह कृत्रिम पारितंत्र नहीं है। बाकी तालाब, वन, ये सब क्या है? कृत्रिम है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी आंसर हो जाएगा, बी, खेत कृत्रिम पारितंत्र है। बाकी तालाब, वन, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। उसके बाद देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से। किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, यानी पौधे का संरक्षण से। उसके बाद देखिए 20 नंबर, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बी होगा। 20 का आंसर बी। केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी कवक और जीवाणु क्या है? ये अपघटक का काम करता है। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? जैव वानिकी से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही को चुनना है। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए सी में क्या है? सी में 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या था। 2 और 3 में क्या है?
2-3 में यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। क्या है? पारिस्थितिकी का पर्याय है। और 3 में क्या है? यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करता है। जैव वानिकी का मतलब। उसके बाद आगे देखिए 22 नंबर देखिए 22 नंबर, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। तो इसका आंसर 22 का क्या होगा? 22 का आंसर 22 का बी हो जाएगा, वहन क्षमता, वहन क्षमता। उसके बाद देखिए 23 नंबर, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? घटते क्रम में बताना है। तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा? 23 का आंसर सी होगा, मैग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। उसके बाद देखिए आगे 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका? औद्योगिक प्रबंधन हो जाएगा। आंसर क्या? औद्योगिक प्रबंधन। उसके बाद 25 नंबर देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। तो क्या होता है? फाइकोप्लैंक्टॉन्स होता है। फाइकोप्लैंक्टॉन्स होता है समुद्री वातावरण में प्रमुख मतलब प्राथमिक उत्पादक होता है। उसके बाद देखिए 26 नंबर, 26 में क्या है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में भिन्न घटकों का सही क्रम है। भिन्न घटकों का सही क्रम है। 26 का क्या होगा आंसर? 26 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। घास, टिड्डी, मेढक, सर्प। घास, टिड्डी, मेढक, सर्प, यानी घास को टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खा जाता है। उसके बाद 27 नंबर देखिए, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र तंत्र निम्नांकित में कौन है? तो कौन है सर्वाधिक स्थायी? तो सागर है सर्वाधिक स्थायी। उसके बाद देखिए 28 नंबर, 28 में क्या है? 28, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है? कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर ये हो जाएगा, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर देखिए, 29 में क्या है? घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते? तो 29 का आंसर देखिए, 29 का आंसर सी हो जाएगा, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। उसके बाद 30 नंबर देखिए, 30 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है भाई? तो 30 का आंसर देखिए, 30 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। उसके बाद 31 नंबर देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो कौन है? यूकेलिप्टस नहीं है, यूकेलिप्टस नहीं है, और चीड़ का पेड़ भी नहीं है। चीड़ का पेड़ से क्या होता है? चीड़ का पेड़ यह विदेशी पेड़ है। कुछ नेताओं के द्वारा यूकेलिप्टस और ये चीड़ का पेड़ लाया गया था, क्योंकि भारत को आज़ादी के बाद इसको मतलब बर्बाद ही करना था, तो विदेश से ये सब पेड़ लाया गया था। और चीड़ का पेड़ से क्या होता है कि मैक्सिमम जो जंगल में आग लगता है ना, चीड़ के पेड़ के पत्ते के कारण, क्योंकि पत्ते जो इसके में मतलब क्या होता है ना कि पत्ते, इसके जो पत्ते होते हैं ना, काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। चीड़ के पत्ते काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये सब क्या है? यूकेलिप्टस और चीड़ का पेड़ सब क्या है? वन के लिए सही नहीं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस क्या करता है? पानी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, यानी जहाँ पे यूकेलिप्टस का पेड़ लगा रहता है वहाँ का पानी पूरा सोख लेता है, बहुत ज़्यादा पानी सोखता है यूकेलिप्टस का पेड़। समझे? बस आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। समझे? बस धन्यवाद।